से उस तलवार को बाहर निकालता है फफनीर की बॉडी से। उसके चारों तरफ जो पॉइजन होता है वो बिल्कुल से वैनिश हो जाता है। ये सब कुछ देखकर ओफेलिया और वो लॉयल सर्वेंट भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर हमें परजिस दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ देखकर वो भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। फिर हमें वो पांचों स्पिरिट और गोगमा दिखाया जाता है, वो भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और फिर हमें एलिस दिखाई जाती है जिसने एम्बलम को हरा दिया और एम्बलम उसके पाँव का नीचे होता है और वो भी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जिनो को, जो कि थोड़ा सा बुरी कंडीशन में तो है उस पॉइजन की वजह से, लेकिन आखिरकार उसने उस ड्रैगन स्लेयर सोड बेलमो को निकाल लिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है एम्बलम को जो कि एलिस के पाँव के नीचे होता है और वो बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक आम इंसान फफनीर के उस पॉइजन को विथस्टैंड कर पाएगा। और इतना बोलते हम लोग देखते हैं वो एलिस के पाँव के नीचे से एकदम से गायब हो जाता है और एलिस भी ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि एम्बलम एकदम से अपने ट्रांसफर स्किल का इस्तेमाल करके जिनहुक के पीछे आ जाता है। जो ये सब कुछ देखकर एलिस बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती कि एम्बलम नहीं। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि एम्बलम जिनहुक के पीछे आ जाता है और उसने जिनहुक को बंदी बना लिया और जिनहुक से उसकी तलवार भी छीन ली और उसके गले पर रख दी है। और वह एलिस को बोलता है कि एलिस वहीं के वहीं रुक जाओ, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस आदमी का गला काट दूंगा। एम्बलम बोलता है कि एलिस मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तुमने इस होल ऑफ डेथ बर्ड से एस्केप कैसे किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे समझ में आ गया है। ये इंसान जिसने ड्रैगन स्लेयर सोर्ड को इतनी आसानी से बाहर निकाल लिया, इसी की वजह से तुम बाहर आई, क्यों है ना? और मुझे पक्का पता है कि ये कोई आम इंसान तो नहीं है, तो मैं इसे इतनी आसान मौत तो नहीं दे सकता। और ये बोलकर एम्बलम अपने हाथ पर ही काट लेता है और फिर बोलता है कि इसके बदले मैं इस इंसान को हमारी यानी कि डिकोसिस की पावर का सामना करवाऊंगा। और ये बोलकर वो अपना खून जिनहुक को पिला देता है और अपनी स्किल माइंड डोमिनेशन को एक्टिवेट कर देता है। और ये सब कुछ देखकर एलिस बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और वो बोलती कि नहीं ऐसा मत करो, रुक जाओ। और फिर हम लोग देखते कि धीरे धीरे करके कैंग जिनहुक के ऊपर उस स्किल और उसके उस खून का असर होना शुरू हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि कैंग जिनहुक की जो सोल है वो एक अलग ही माइंड डोमिनेशन में चली जाती है और जिनहुक के सामने नोटिफिकेशन आ जाती है कि माइंड डोमिनेशन का जो स्टेज है वो बिगिन हो जाता है। और एम्बलम एक प्योर ब्लड लाइन से है तो उसका जो इफेक्ट है वो 100% से इंक्रीज हो जाता है। और हम लोग देखते हैं कि जिनहुक के सामने बहुत सारे एम्बलम आ जाते हैं उसके माइंड डोमिनेशन के अंदर। और बाहर की तरफ हम लोग देखें तो जिनहुक की जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा तड़प रही होती है इस स्किल और उस खून की वजह से। और ये सब कुछ देखकर एम्बलम बोलता कि मुझे लगता है कि एक आम इंसान के लिए हैंडल करना कुछ ज्यादा ही हो गया। और फिर हम लोग देखते हैं कि जिनहुक के जो हाथ पांव वो बिल्कुल से अकड़ जाते हैं और वो एक ज़ोंबी की तरह ट्रीट करने लग जाता है, वो एक ज़ोंबी की तरह रिएक्ट करने लग जाता है। और एम्बलम ये सब कुछ देखकर बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, ये कम से कम मेरे ऑर्डर तो मानेगा ही। और फिर वो ऑर्डर देता है कि जाओ उस अट्राक्सिया कमीनी को अपने हाथों से पकड़ कर लाओ मेरे लिए। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि जिनहुक उसकी बात सुनने की बजाय एक कुत्तों की तरह जीभ निकालने लग जाता है बाहर की तरफ। और ये सब कुछ देखकर एम्बलम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि एक मिनट ये कैसा रिएक्ट कर रहा है। और ये सब कुछ देखकर एलिस भी बहुत ज्यादा शौक हो जाती कि एक मिनट ये क्या है। और फिर एलिस एकदम से बहुत ज्यादा जोर से हंसने लग जाती है और एम्बलम को समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और एलिस बोलती कि अरे यार मुझे तो सच में लगा था कि तुम उसके काबू में आ गए हो। और ये बात सुनने के बाद एलिस भी मतलब जिनहुक भी हंसने लग जाता है और एलिस बोलती है ये तुम्हारी बहुत अच्छी एक्टिंग थी। फिर हम लोग देखते हैं कि जिनहुक उसके माइंड डोमिनेशन से बाहर आ जाता है और वो उसकी स्किल को कॉपी भी कर लेता है क्योंकि उसके माइंड डोमिनेशन से बाहर आ गया है तो उसकी ब्लड एक्सप्लोजन स्किल को कॉपी कर लेता है। और एम्बलम को समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या एक आम इंसान मेरे माइंड डोमिनेशन से कैसे बाहर आ सकता है, ये कैसे हो सकता है। और वह इतना सोच ही रहा होता है लेकिन तभी उसके ऊपर बहुत सारे अटैक्स होते हैं जो कि एलिस नहीं किए होते हैं। और एलिस बोलती कि मुझे नहीं लगा था कि तुम उससे बाहर आ पाओगे लेकिन तुम फिर भी आ गई। और एम्बलम अपनी स्किल सुपर रीजनरेशन को एक्टिवेट करता है ताकि वो जिंदा बच पाए। और फिर जिनहुक बोलता है कि तुम्हारे थॉट और तुम्हारा जो डोमिनेट करने की स्किल थी वो थी तो बहुत ज्यादा अच्छी, ये बात तो मैं मान लूंगा। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है जिनहुक उस माइंड रिलम के अंदर उन सभी एम्बलम के साथ फाइट करता हुआ दिखाया जाता है और उन सभी को हराता हुआ वो बाहर की तरफ जा रहा होता है। और जिनहुक बोलता है कि तुम्हारा सब कुछ सही था लेकिन तुम्हारी सिर्फ एक ही गलती थी कि तुमने गलत इंसान को चूज कर लिया है, क्योंकि मैंने इससे भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्किल का सामना किया है, वो भी अनगिनत बार। और हम लोगों को दिखाया जाता है
कि जिन्होंने ने वहां पर उसके माइंड में सभी एम्बलम्स को हरा दिया और उस स्टेज को क्लियर करके बाहर की तरफ आ गया। और फिर जिनहुक एकदम से उसी के सामने उसी की कॉपी की गई स्किल ब्लड एक्सप्लोजन को एक्टिवेट करता है और उसी के सामने शो ऑफ करने लग जाता है। और ये सब कुछ देखकर एम्बलम बहुत ज्यादा शौक हो जाता है कि क्या एक इंसान ब्लड एक्सप्लोजन स्किल का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। और जिन्हों बोलता है कि क्या यार, ये इतनी भी बुरी स्किल नहीं है, और उसी स्किल से एम्बलम के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वहां पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। और कैसे करके एम्बलम उस एक्सप्लोजन से बच तो जाता है, लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि उसने अपर हैंड खो दिया इस सिचुएशन के अंदर, अब उसे थोड़ा सा गैप बनाना पड़ेगा। और वो थोड़ा सा दूर जा ही रहा होता है, लेकिन तभी एलिस उसको बोलती कि वहीं के वहीं रुक जाओ, और वो अपनी स्किल हार्पन ऑफ द व्लादिमीर को एक्टिवेट करती है, जिससे बहुत सारी खून से बनी हुई चेनें आसपास से बाहर निकलती है और एम्बलम के शरीर को चारों तरफ से छेद देती है और उसको वहीं के वहीं अटका के रख देती है। और फिर जिन्हों बोलता कि एम्बलम, तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो गई हो, और तुम इतने ज्यादा घमंडी हो गए हो कि तुम अपना मेन वेपन भी साथ में नहीं लाए। तुमने सोचा था कि एक इंसान को मारने के लिए आखिरकार तुम्हें उसकी जरूरत क्या ही पड़ेगी। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है जिन लोग जिसके हाथ में होती है ड्रैगन स्लेयर सोर्ड, और ड्रैगन स्लेयर सोर्ड की हमें बहुत सारी खासियत दिखाई जाती है, जो कि तुम्हारे सामने स्क्रीन पर आ रही होगी, तुम रोक कर पढ़ सकती हो। ये इसकी बहुत सारी खासियत है जो कि मैं अभी बताने लग जाऊंगा, तो कम से कम तुम्हारी 2 मिनट खराब हो जाएंगी, लेकिन इसकी इतनी जरूरत नहीं है, तो तुम रोक के पढ़ सकते हो इसको। जिन्हों बोलता कि यही एरोगेंस अब तुम्हें हार का सामना करवाएगा। और फिर जिन्हों अपनी स्किल ब्लेसिंग ऑफ द स्टार और डार्क हेवनली डीमन एम्परर आर्ट स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसी ड्रैगन स्लेयर सोर्ड बेलमंग से एम्बलम की छाती में पूरा छेद कर देता है। और एम्बलम अपनी सुपर रीजनरेशन स्किल को एक्टिवेट कर रहा होता है बार बार, और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर उसने रीजनरेशन स्किल को बंद कर दिया तो वहीं के वहीं वो मर जाएगा। और वो अपनी सुपर रीजनरेशन स्किल को बार बार एक्टिवेट कर रहा होता है, लेकिन तभी एम्बलम एकदम से देखता है उसके सामने होती है एलिस, जो कि उसको बोल रही होती है, एम्बलम डिकोसिस, अब तुम जाओ और हेल में मेरा इंतजार करो। और ये बोलकर एलिस एक बहुत ही पावरफुल स्पीयर जो कि आग से बना होता है उसे प्रिपेयर कर रही होती है उस पर अटैक करने के लिए एम्बलम के ऊपर। और वो बोल रही होती है कि टेंशन मत लो, मैं बाकी के सभी धोखेबाजों को भी तुम्हारे पास भेजने वाली हूँ तुम्हें कंपनी देने के लिए, तो मैं तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाने वाली। और ये बोलकर एलिस उस भाले से जो कि फायर से बना होता है उससे एम्बलम के ऊपर अटैक कर देती है। और एम्बलम को भी समझ में आ जाता है कि हाँ, यही उसका एंड है। और हम लोग देखते हैं कि एम्बलम को वो भाला बिल्कुल एकदम से जलाकर रख देता है, उसका जो चेहरे की स्किन है वो पूरे तरीके से जल जाती है। और हम लोगों के सामने एक नोटिफिकेशन आती है कि एम्बलम डिकोसिस हैज बीन डेड, यानी कि एम्बलम जो है वो मर चुका है। और एम्बलम के मरते ही जिन्हों के सामने बहुत सारी लेवल अप की नोटिफिकेशन आ जाती है, और उसके सामने एक नोटिफिकेशन भी आती है कि उसने ऑब्टेन कर लिया सील ऑफ डिकोसिस को। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो बाकी के बचे हुए वैम्पायर होते हैं वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं एम्बलम की मौत को देखकर, और वे सोचते हैं कि अब कोई होप नहीं बची, हमें वापस चला जाना चाहिए। और फर्जिस भी बोलता है कि मुझे लगता है कि अब ये सब कुछ खत्म हो गया है। और फिर हम लोग देखते हैं एलिस को, जो कि अपने डिवाइन फॉर्म को भी कैंसिल आउट कर देती है और अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। और उसको ऐसे नॉर्मल फॉर्म में खड़ा हुआ देख रहे होते हैं उसका जो लॉयल सर्वेंट है वो, और साथ में ही हमारा जिनहुक। और फिर हम लोग देखते हैं एलिस बोलती है कि मैं एक स्टेप और क्लोज आ गई हूँ अपना रिवेंज लेने की, वो रिवेंज जिसका मैं सालों से सपना देख रही थी। और मुझे लगा था कि ये रिवेंज लेने के बाद मैं खुश होंगी, लेकिन इस बार कुछ अलग महसूस हो रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। और ये सोचकर वो थोड़ा सा सैड हो रही होती है, लेकिन तभी उसके पीछे से जिनहुक आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। और जिनहुक बोलता है एलिस को, एलिस क्या मैटर है, चलो कुछ तुम्हारी पसंद का खाते हैं जो तुम्हें पसंद हो, मुझे लगता है कि उसके बाद तुम थोड़ा सा खुश हो जाओगी। और इसकी ये बात सुनने के बाद एलिस थोड़ा सा स्माइल करती है और बोलती कि ठीक है, फिर चलो ऐसा ही करते हैं। और फिर हम लोग देखते कि वो सभी लोग वहां से जाने लग जाते हैं, और तभी हमें दिखाई जाती है ओफेलिया, जो कि सोच रही होती है कि यार मैंने इस सिचुएशन को बेरली सरवाइव किया है, लेकिन अब मैं क्या करूं, अब तो मैं वापस भी नहीं जा सकती। और वो ये बात सोच ही रही होती है, लेकिन तभी उसको आवाज आती है जिनोक की, और जिनोक बोलता है, ओफेलिया तुम क्या कर रही हो, तुम नहीं आ रही क्या हमारे साथ। और ओफेलिया भी लाइक, क्या मैं तुम्हारे साथ।
और ये बात सोचकर वो सीधा बोलती कि अरे हाँ मैं आ रही हूँ आ रही हूँ। और ये सब कुछ हमारा फर्जिस भी देख रहा होता है और फिर जिनुक फर्जिस को भी बोलता है फर्जिस तुम भी आओ, और वो भी खुशी खुशी उसके पीछे जाने लग जाता है। और हम लोगों के सामने नोटिफिकेशन आती है कि जिनुक ने फर्जिस की जो कॉपी कंडीशन थी स्किल को कॉपी करने की वो भी कंप्लीट कर ली, और जिनुक उसकी सिनर्जी स्किल को कॉपी कर लेता है क्योंकि जिनुक ने उसको दिखा दिया है कि कितने अच्छे तरीके से वो अपने साथियों को ट्रीट करता है। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है टावर ऑफ ट्रायल के हाई फ्लोर की तरफ जहां पर वैम्पायर की टेरिटरी है, और हम लोग देखते हैं वहां पर एक कुर्सी और जल के नीचे की तरफ गिर जाती है, और उस कुर्सी को ऐसे नीचे जलता हुआ देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। फिर वो आपस में बात करने लग जाते हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि एमलम डिकोसिस मर गया, उसको मार दिया गया है। और ये बात सुनने के बाद वहां पर कोई बैठा होता है मेन कुर्सी के ऊपर, वो बोलता है कि मैंने तुम लोगों को वार्न किया था कि वो कोई ऐसा वैसा नहीं है जिसको तुम अंडर एस्टिमेट करो। और फिर हम लोग देखते ही कोई वहां पर चाय का कप में चम्मच हिलाते हुए बोल रहा है कि उसके पास जो इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस है उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ओमनिसेंट है, मतलब वो हर जगह है और हर चीज उसके हिसाब से ही हो रही है। और अगर हमने उसे अपनी मर्जी के हिसाब से ऐसे ही चलने दिया तो तुम सभी बचे हुए वैम्पायर्स का भी वही हाल होगा जो अभी अभी एमएलएम का हुआ है। और उसकी ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम एक मामूली इंसान से हार जाएंगे। और वो सभी वैम्पायर हास्टिंग के ऊपर चिल्ला रहे होते, लेकिन तभी उनका जो मेन मेंबर है हाउस होल्ड का जो लीडर है उनको बोलता है कि अभी के अभी रुक जाओ। और फिर वो बोलता है हास्टिंग को कि मैं इतना तो बता सकता हूँ कि तुम यहाँ पर सिर्फ इतने ऊपर इसलिए तो नहीं आए होगे कि तुम हमें ये बता सको कि वो इंसान कितना ज्यादा अच्छा है या कितना ज्यादा पावरफुल है, तो क्यों ना तुम मुझे वो बात बताओ जो तुम्हारे मन में सही में चल रही है। और उसकी ये बात सुनने के बाद हास्टिंग बोलता है कि मुझे तुम पसंद आए, तुम स्मार्ट हो, तो मेरे पास एक रास्ता है कि हम कैसे कैंग जिनों को रास्ते से हटा सकते हैं। और उसकी ये बात सुनने के बाद वहां पर बैठे हुए कुछ वेम्पायर बोलते हैं लेकिन तुम हमारी मदद क्यों करोगी, तुम तो हाई फ्लोर मैनेजर हो जिसका काम होता है इस टावर के अंदर पावर बैलेंस को मेंटेन करके रखना। और ये बात सुनने के बाद हास्टिंग बहुत ही ज्यादा इविल स्माइल के साथ बोलता है कि तुम सोच भी नहीं सकते मैं कितना ज्यादा ट्राई कर रहा हूँ इस जगह पर इस फ्लोर पर पावर बैलेंस मेंटेन करने के लिए। सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ जहां पर हम लोग देखते हैं जिन हुक फर्जिस से किया हुआ वादा निभा रहा होता है और अपनी सारी इंफॉर्मेशन उस क्यूब के अंदर डाल रहा होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं वो क्यूब जिनहुक के हाथ नहीं होता और जिनहुक बोलता फर्जिस को क्या है तुम्हें वापस नहीं चाहिए, और फर्जिस बोलता कि नहीं तुम इसे रख सकते हो मेरी तरफ से गिफ्ट है। और फिर फर्जिस बोलता है कि मैंने फफनीर को देख लिया और ड्रैगन स्लेयर सोल्ड को देख लिया, इतना मेरे लिए काफी है। और ये बोलकर वो वहां से जाने लग जाता है अपने मन में ये सोचते हुए कि अगर हमारी किस्मत में रहा तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे, और प्लीज इस रैंकिंग सिस्टम का सही से इस्तेमाल करना कैंग जिनुक। लेकिन तभी जिनुक को एक साउंड सुनाई देती है, कोई उसका नाम पुकार रहा होता है और वो जैसे ही मुड़ के देखता है वो देखता है कि टेरेसा उसकी तरफ पूरी स्पीड से भागते हुए आ रही होती है और वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। और जैसे ही टेरेसा जिनुक के पास पहुंचती है वो लंबा सा सांस लेती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, तुम आखिर थे कहाँ। और जिनुक बोलता है कि मैं थोड़ा सा काम कर रहा था तो मैं इसलिए बिजी था, तो फिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी। और हम लोग देखते हैं टेरेसा के मुंह पे एक बहुत ही अच्छी स्माइल होती है। तभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर सबरीना उसको बोल रही होती है कि तुम अब क्या करने वाली हो टेरेसा, क्या तुम अभी भी हमारी पाल्डियन क्लासेस को ज्वाइन करने वाली हो। और टेरेसा बोलती कि हाँ मैं यही करने वाली हूँ। और फिर सबरीना बोलती कि टेरेसा देखो गॉडेस की सेवा करने से तुम्हें बहुत ज्यादा पावर मिल जाएंगी, लेकिन इसके साथ ही तुम्हें कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजों पर गिव अप करना होगा अपनी लाइफ में। और जो सबसे ज्यादा पेनफुल थिंग है वो ये है कि तुम कभी भी किसी से शादी नहीं कर सकती और अपनी खुद की फैमिली नहीं बना सकती। और हम जैसे लोग जो इस रास्ते पर चलते हैं उन्हें अपने पसंदीदा लोगों को छोड़ना पड़ता है अपनी ड्यूटीज को निभाने के लिए। हम सिर्फ उनकी अच्छी यादों के साथ ही पूरी जिंदगी बिता सकते हैं, उनके साथ शादी नहीं कर सकते। और ये बोलकर हमें फेनहाइमर और उसकी बहुत अच्छी यादें दिखाई जाती हैं। लेकिन तभी टेरेसा अपने मन में सोचती है कि लेकिन मेरे पास तो कोई और रास्ता भी नहीं है, अगर मुझे स्ट्रोंग होना है तो मुझे इस रास्ते पर चलना ही होगा। वो ये बात सोच ही रही होती है, लेकिन तभी सबरीना उसको बहुत ही जोर से गले लगा लेती है और फिर एकदम से नोटिफिकेशन आती है कि सबरीना जो कि हाईएस्ट प्रीस्ट है वहां पे, वो तुम्हें होली एम्पायर फोर्स से बाहर निकाल रही है, जिसकी वजह से तुम्हें कोई भी पेनल्टी नहीं मिलेगी और अब से तुम होली एम्पायर से बिल्कुल फ्री हो गई हो। और ये नोटिफिकेशन देखने के बाद एकदम से टेरेसा बोलती कि ये आप क्या कर रही है, मुझे पावरफुल होना है। और सबरीना बोलती कि मुझे लगता है कि मैं इसी टाइम के लिए इस पोजीशन पर आई थी
तो जाओ मेरी बच्ची, उसके साथ रहो जिसके साथ तुम रहना चाहती हो। और हम लोग देखते हैं कि टेरेसा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और अब हम प्रेजेंट सीन में आ जाते हैं जहां पर टेरेसा अब कैंग जिनोक की विट्रन कंपनी को ज्वाइन कर लेती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। और जिनोक अपने में सोच रहा होता है कि वाओ, इसने तो अपनी फोर्स ही छोड़ दी मेरी कंपनी ज्वाइन करने के लिए, लगता है सबरीना ने इसकी मदद की है। और तभी एकदम से टेरेसा बोलते हैं, जिनहुक, जब मैंने तुम्हारी कंपनी ज्वाइन कर ली तो क्यों ना हम। और ये बात बोलते बोलते एकदम से जब जिनहुक उसकी तरफ देखता है तो वो थोड़ी सी शर्मा जाती है। लेकिन तभी एकदम से उसकी डार्क साइड बाहर आती है और जिनहुक का मुंह दबोच के बोलते हैं कि जबकि मैंने तुम्हारी कंपनी ज्वाइन कर लिया है तो मैं एक पार्टी सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो चुपचाप वहां पर आ जाना। और जिनहुक अपने मन में सोच रहा होता है कि ये बात ये सिंपल तरीके से भी बोल सकते हैं और जिनहुक उसकी बात को मान जाता है। अब सीन उसी तरफ शिफ्ट हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि सभी लोग टेरेसा के घर के सामने आ जाते हैं और जिनहुक सोचने लग जाता है कि मैंने सुना तो था कि टेरेसा एक रिच फैमिली से आती है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी ज्यादा अमीर होगी। और एलिस भी बोलती कि इतना बुरा नहीं है। और हम लोगों को टेरेसा का घर दिखाया जाता है। ये घर नहीं भाई, मेंशन है पूरा, ये पूरा बड़ा मेंशन है। और जिनहुक सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी अमीर होगी। और जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं तो दो बटलर उनके लिए दरवाजा खोलते हैं और उनके सामने होती है टेरेसा। और टेरेसा बोलती कि वेलकम, आप लोगों को आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। और हम लोग देखते जैसे ही एंड्रिया टेरेसा को देखती है वो उसके गले लग जाती है और टेरेसा वोलियन को भी हाय बोलती है। और एलिस और बेलस भी अपने साइड में चले जाते हैं। और तभी टेरेसा नोटिस करते है ओफेलिया को और बोलते है कि ये कौन है। और जिन्होंने बोलता है कि अरे हाँ, तुमने इसे पहले कभी नहीं देखा होगा, ये हमारी विट्रन कंपनी की नई मेंबर है। और ये बात सुनने के बाद टेरेसा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलते है कि हेलो, नाइस टू मीट यू। और ओफेलिया सोच रही होती है कि ये इंसान के साथ क्या सीन है, मैंने अपने थोड़े से बाल ही तो चेंज किए हैं, ये मुझे पहचान क्यों नहीं रही। लेकिन तभी हम लोग देखते वहां पर आ जाता है टेरेसा का डैड, जिसका नाम होता है डस्टिन डे लोरेंटिया। और वो बोलता है कि आप सभी से मिलकर खुशी हुई। और वो जिनहुक के साथ हाथ मिलाता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर डस्टिन बोलता है कि ओ, वो हीरो जिसने यूरोप को बचाया, मैंने तुमसे मेरी बेटी के मुंह से बहुत सारी तारीफें सुन रखी हैं। हाँ, और मैं बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस करता हूँ कि मेरी बेटी तुम जैसे किसी के साथ मिलकर लड़ाई कर रही है हमारी दुनिया के लिए। तो चलो फिर अब बिजनेस की बात करते हैं, तो तुम मेरी बेटी को डेट पर कब ले जा रहे हो। और ये बात सुनते ही टेरेसा के मुंह से एकदम से छाग निकलने शुरू हो जाते हैं और टेरेसा बहुत ही ज्यादा स्पीड से अपने डैड को कमर से पकड़ती है और बहुत ही ज्यादा स्पीड से सीढ़ियों से उसको दूसरे फ्लोर पर ले जाती है और बोलती है सभी से कि मुझे मेरे डैड से कुछ बात करनी है फूड से रिलेटेड। तो तुम सभी लोग जब तक दूसरे नहीं आ जाते फ्रीली यहाँ पर घूम सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो मेरे मेंशन को। और हम लोग देखते हैं कि टेरेसा ने अपने डैड के मुंह को दबा रखा होता है और हम सभी को पता है कि अब क्या होने वाला है। कमरे में ले जाकर टेरेसा उसको डांट सुनाने वाली है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जल्दी ही चून यूसिंग भी वहां पर आ जाता है और विटर्न कंपनी के बाकी मेंबर भी आना शुरू हो जाते हैं। और बेलेस टावर के लोगों को यहाँ की बाहर की दुनिया के बारे में सिखा रहा होता है कि यहाँ क्या इंटरनेट कैसे चलता है, पुलिस कैसे काम करती है, यहाँ की करेंसी कैसे काम करती है। और ट्विंस को किसी ने बुलाया भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग वहां पर जिन्हों का पीछा करते करते आ जाते हैं खिड़की तोड़कर, जिनको ऐसे आता हुआ देखकर बटलर भी डर जाता है। और सबसे लास्ट में आते हैं ताइमिन और योनोवा। और सभी लोगों के वहां आते ही जिन्हों के एक अनाउंसमेंट करता है कि तुम सभी लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हो, तुम सभी लोग विट्रन कंपनी का एक हिस्सा हो, तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन तुम लोग यहाँ पर हो तो इसका मतलब है तुम विट्रन कंपनी का हिस्सा हो। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम विट्रन कंपनी की वर्कशॉप को शुरू कर रहा हूँ, मतलब यार पार्टी स्टार्ट कर रहा है। और ये बोलते हम लोग देखते हैं कि सभी लोग एंजॉय करने लग जाते हैं, डांस करने लग जाते हैं, गेम्स खेलने लग जाते हैं। और जो ट्विंस होते हैं वो वहां पर खाना खाना शुरू कर देते हैं बहुत ही बुरी तरीके से। और ये नंगा क्यों है। और तभी हम लोग देखते हैं कि एकदम से टेरेसा नोटिस करते हैं कि एक मिनट, जिन्हों कहाँ पर है। सभी लोग तो एंजॉय कर रहे हैं लेकिन जिन्हों कहाँ है। फिर हमें जिन्हों दिखाया जाता है जो कि बालकनी में होता है और वो पीछे की तरफ देखता है कि मुझे लगता है कि यही सही मौका है, सभी लोग अपना अपना मजे करने में लगे हुए हैं, तो मैं अब उस चीज को देख सकता हूँ जो मुझे अभी अभी एम्बलम से मिली होती है। और वो सील ऑफ डिकोसिस को देखता है और उसको एक्टिवेट कर देता है। और उसको एक्टिवेट करने के साथ ही एकदम से कॉलिंग लगना शुरू हो जाती है किसी के साथ, और वो कॉल एकदम से कनेक्ट भी हो जाती है, जिसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं जाता कि वो कॉल किसके साथ कनेक्ट हुई है और जिन्हों को भी नहीं पता होता। लेकिन जिन्हों बहुत ज्यादा नर्वस फील करने लग जाता है कि ये कॉल आखिर लग किसके पास रही है। और जैसे ही वो कॉल कनेक्ट होती है वो बोलते कि तुम्हें ज्यादा नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें यहाँ पर हार्म नहीं करने वाले, हम तुम्हें बहुत टाइम से देख रहे हैं कैंग जिनुक। और हम सुनने के बाद एकदम से जिनुक बोलता कि हम कौन। और वो बोलता है यस,
हम लोग जिन्होंने टावर ऑफ ट्रायल को बनाया है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है टेरसा की तरफ, जहां पर उसकी डार्क साइड उससे बोल रही होती है कि हे गोरी टू शूज, ये तुम्हारा मौका है, जाओ कैंग जिनुक के पीछे जाओ, जो कि सभी लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं। और टेरसा सोच रही होती है कि आखिर कैंग जिनुक गया कहाँ। लेकिन तभी वो नोटिस करती है खिड़की के बाहर, वो देखते हैं कि खिड़की के बाहर कुछ लाइट सी आ रही होती है। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है कैंग जिनहुक की तरफ, जहां पर वो हमें बताता है कि जब वो टावर ऑफ ट्रायल गेम की स्ट्रीमिंग किया करता था तो सिर्फ 20 ही लोग थे जो उसकी स्ट्रीम्स को देखते थे, और उसे इतनी कम डोनेशन मिलती थी कि वो बेयरली मैनेज कर पाता था अपने सारे खर्चे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने मैनेज कर लिया और वो टावर ऑफ ट्रायल के टॉप पर पहुंच गया। और फिर जिन्हों में बताता है उसका एक कमेंट कि आई एम ऑलवेज वेलकम न्यू हीरोज, उसी की शॉर्ट फॉर्म होती है IAWNH। और फिर जिन्हों बोलता कि हाँ मुझे याद है, ये तो मेरा कंसिस्टेंट व्यूअर है, मतलब मेरी वीडियो रोज देखने वाला व्यूअर है। और वो बोलता कि तुम मुझे ये कह रहे हो कि मेरा एक जो व्यूअर है जो मेरी वीडियोस को देखता था, वही टावर ऑफ ट्रायल का एडमिन है। और फिर वो जो सिस्टम में बैठा होता आदमी वो बोलता कि ओ तो तुम्हें हम याद है, मुझे खुशी हुई, वरना तो मेरा दिल ही टूट जाता। कैंग जिन्हुक, तुम ये सोच भी नहीं सकते कि हमने कितना लंबा रास्ता तय किया है यहाँ तक आने के लिए। हमने तुम्हें इनफ मनी डोनेट किया ताकि तुम अपने खर्चों को चला सको, यहाँ तक कि हमने तुम्हारे लिए ट्रेनिंग फैसिलिटी भी बना के रखी ताकि तुम फिट हो सको। फिर जिनोक बोलता कि तुम ये कहना चाहते कि तुमने मेरी मदद की ताकि मैं टावर ऑफ ट्रायल पर फोकस कर पाऊं। और सिस्टम वाला आदमी बोलता कि हाँ। और फिर जिनोक बोलता लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। तो सिस्टम वाला आदमी बोलता कि क्योंकि तुम और इंसानों से अलग हो, जहाँ की और इंसान बड़ी आसानी से हार मान लेते हैं, लेकिन तुम्हें विश्वास था कि तुम इस टावर के एंड को जरूर देखोगी। हमने ये गेम ऐसा बनाया था कि इससे इंसान अपनी मानसिक स्थिति से आगे बढ़ सके, अपनी लिमिट्स को पार कर सके। लेकिन तुम इस गेम को एंजॉय करते थे खेलते वक्त, और देखो एंड में तुम सक्सीड हो गए, तुमने मैनेज कर लिया और तुम टावर ऑफ ट्रायल की टॉप तक पहुंच गई। फिर जिन्हों बोलता अच्छा तो वे सभी स्पेशल बेनिफिट और वे लॉस्ट लैंग्वेज की हिंट वो सब तुम्हारा करना था। और फिर वो सिस्टम वाला आदमी बोलता है कि यार मैं इम्प्रेस हूँ कि तुम बहुत जल्दी समझ रहे हो। और फिर जिन्हों बोलता है तो फिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुमने मेरे अंदर इतना इन्वेस्ट क्यों किया है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। और वो सिस्टम वाला भी बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, हम चाहते हैं कि तुम टावर ऑफ ट्रायल को एक बार फिर से चढ़ाई करो और इसके टॉप पर जाओ। और जिन्हों बोलता है कि अगर मैं रिफ्यूज करूं तो क्या होगा। और फिर वो सिस्टम वाला आदमी बोलता है तो फिर ह्यूमैनिटी का नामो निशान मिट जाएगा जैसा कि प्लान किया गया है। और जिन्हों ये सारी बातें कर ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि जिन्हों के पीछे कोई लड़की आ जाती है। और जैसे ही जिन्हों के नोटिस करता है कि उसके पीछे कोई है, वो पीछे मुड़ के देखता है। और वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे होती है एलिस, जो कि उसको देखते ही पूछती है कि तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो कॉन्ट्रैक्टर। और जिन्हों उसकी तरफ देखता है और स्माइल करने लग जाता है। फिर वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं और जिन्हों बताता है उसे कि वो कुछ नहीं कर रहा था, वो बस एम्बलम से जो उसको रिवॉर्ड मिले थे एम्बलम को हराने से, वो सिर्फ उनको चेक कर रहा था। और एलिस पूछती है तो फिर क्या तुम्हें कुछ काम मिला। और फिर ये बोलने के बाद ही एलिस बोलते कि हाँ यार, अगर मैं अब ध्यान से सोचूं तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैंने उन 6 कमीनों में से एक को ठिकाने लगा दिया जिसने मुझे धोखा दिया था। और फिर जिन्हों बोलता है मैंने तो तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और ये बात सुनने के बाद एलिस जिन्हों के कंधे पर अपना सर रखती है और बड़े ही प्यार से बोलती कि हाँ मुझे पता है कि तुम अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करोगी। और हाँ तुम मुझे थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहे हो, तुम्हें कोई चिंता है क्या। तुम्हें पता है ना तुम मुझसे कोई भी बातें कर सकते हो, क्योंकि तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिसके ऊपर मैं भरोसा करती हूँ, और तुम ही मेरे वन एंड ओनली कॉन्ट्रैक्टर हो। और ये बात सुनने के बाद जिन्होक एलिस को थैंक यू बोलता है बड़े ही प्यार से। और ये सारी बातें पीछे से टेरेसा सुन लेती है और वो सोचती है कि इन दोनों का कोई चक्कर चल रहा है, और वो अपने मन में थोड़ी सी सैड हो जाती है। लेकिन उसकी जो डार्क साइड होती है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती है कि क्या यार ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है एक जहाज की तरफ, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कैंग जिन्हुक अपने सभी साथियों के साथ उस जहाज में कहीं पर जा रहा होता है और सोच रहा होता है अपनी पार्टी की फोटो को देखते हुए कि हाँ मेरी वर्कशॉप पार्टी तो बहुत अच्छी रही, लोगों ने एक दूसरे को जान लिया जो मेरे नीचे काम करते हैं। फिर वो सोचने लग जाता है उस कन्वर्सेशन के बारे में जो उसकी उस मिस्टीरियस मैन के साथ हुई थी सिस्टम में। और वो बोलता है कि मुझे ध्यान से तो मैं ये सुन नहीं पाया, लेकिन मुझे इतना पक्का यकीन है कि वो सिस्टम वाला आदमी ये बोल रहा था कि 50वां फ्लोर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। और ये बात सोचने के बाद जो लोग सोचता है कि क्या यार 50वां फ्लोर चेंज हो गया है, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज हुई है मेरे साथ।
फिर वो अपने आसपास देखता है और वो देखता है कि उसके चारों तरफ वो ट्विंस बैठे हुए हैं, टेरेसा है और भी सभी साथी हैं। और फिर लास्ट में वो एलिस की तरफ देखता है और एक स्माइल करके अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि मुझे लगता है कि वो सिर्फ टावर ही नहीं है जो चेंज हुआ है, इस बार मेरे साथ मेरे कुछ रियल साथी भी हैं जो मेरे साथ इस फाइट में मेरा साथ देने वाले हैं। तो इतनी कोई टेंशन की बात है नहीं। अब सीन शिफ्ट हो जाता है योनोहा के घर की तरफ, जहां पर हम लोग देखते हैं योनोहा के दादाजी कैन जिनोक को आइसक्रीम ऑफर कर रहे होते हैं कि ये लो खा लो, और जिनोक भी उस आइसक्रीम को लेते हुए बोलता है कि ओ थैंक यू, और उसको खाने लग जाता है। फिर अपने मन में मतलब सामने से ही बोलने लग जाता है कि आपका मना तो बहुत ज्यादा थिकर हो गया, क्या आपने भी टावर की चढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया? फिर मिस्टर यू बोलते कि हाँ, मैंने भी वो चढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने सोचा कि मैं इस सिस्टम को यूटिलाइज करूंगा अपने डिसाइपल के साथ मिलकर, और जैसे ही मैंने इस टावर की चढ़ाई करनी शुरू की तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैं टावर की चढ़ाई करने के साथ ऐसी पावर अचीव कर सकता हूँ जो मैं यहाँ पर नॉर्मल दुनिया में रहकर नहीं कर सकता। और ये बात सुनने के बाद जिनको अपने मन में सोचने लग जाता है कि मैं इनको देखकर पक्का ये बात कह सकता हूँ कि इन्होंने अभी तक अवेकन टेस्ट नहीं दिया, लेकिन ये फिर भी किसी भी एस रैंक प्लेयर से ज्यादा पावरफुल होंगे। और फिर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि अच्छी बात है, मैंने इनको स्टार्टिंग नहीं अपनी तरफ कर लिया था। मुझे लगता है कि वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट के अंदर बहुत सारी इमेंस पोटेंशियल है ग्रो करने की। पता नहीं क्यों मुझे ये ग्रैंडपा डार्क एम्पर की याद दिला रही है, बिल्कुल सिमिलर से दिखाई देते हैं। और हाँ, ये बात तो मैं भी सोच रहा था। फिर वो मिस्टर यू बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए आए हो, तो तुम्हें यहाँ पर क्या चीज लेकर आई है? फिर जिनोक बोलता है कि मैं योनोहा को 15 फ्लोर पर ले जाना चाहता हूँ। फिर मिस्टर यू बोलते कि तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत तो नहीं है वैसे, फिर भी ठीक है, ले जाओ उसे। और जिनोक बोलता है कि नहीं, मुझे सिर्फ इसी के बारे में बात नहीं करनी, मुझे और भी बातें करनी है आपसे। अरे देखिए ना, वेदर कितना अच्छा है, चलिए ना बाहर जाके बात करते हैं। फिर वो लोग बाहर बालकनी में जाकर बात करने लग जाते हैं, और अंदर हम लोग देखते हैं टाइमिन और योनोवा खाना खा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो नोटिस कर लेते हैं उन दोनों को बाहर बालकनी में बात करते हुए। फिर वे आपस में बात करने लग जाते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि वो किस बारे में बात कर रहे होंगे? और योनोवा बोलते कि अरे यार, वो 15 फ्लोर पर जाने की बात कर रहे होंगे जरूर। और ये बात सुनने के बाद टाइमिन बोलता है कि क्या वो ग्रोस जगह, इतनी गंदी जगह, हम लोग वहां पे जाने वाले हैं क्या? और ये बात बोलकर योनोवा का मुंह मतलब टाइमिंग का मुंह बहुत ज्यादा उतर जाता है। फिर हमें बताया जाता है 15 फ्लोर के बारे में। 15th फ्लोर एंटी क्राइसिस स्टॉर्म, जहां पर सबसे ज्यादा फेमस बॉस रहती है जिसका नाम है द वेलिंग विच। उसका नाम नहीं है, बस उसका ये टाइटल है, द वेलिंग विच। अब सीन शिफ्ट हो जाता है 15 फ्लोर की तरफ, जहां पर एंशिएंट रून के बाहर अटैक कैंप की यूनिट लगी हुई है, और हम लोगों को दिखाया जाता है यूरोप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड ओलंपस वहां पर है, और एशिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड डंगन गिल्ड भी वहां पर है, और एज वेल एज दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड गांधारा गिल्ड भी वहां पर मौजूद है। और गांधारा गिल्ड की जो मास्टर है निराशा, वो बोल रही है कि हम लोग सबसे ज्यादा ताकतवर हैं इस पूरी ह्यूमैनिटी में, लेकिन फिर भी हम लोग इस रेड के साथ अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। और हम सिर्फ फेल ही नहीं हो रही, हम लोग यहाँ तक कि उन 7 डेडली सिंस में से फर्स्ट वाले को भी पार नहीं कर पा रहे हैं। एंगिनशिक बोलता है कि मिस निराशा, मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। वो 7 डेडली सिंस को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो बिल्कुल रिस्ट्रेन है किसी भी तरीके के डैमेज से, और पता नहीं कोई अननोन सी पावर हमारी अटैक यूनिट को स्लीप में डाल देती है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कर सकते हैं, हमारी कोई भी प्लान स्ट्रेटेजी उसके खिलाफ काम ही नहीं कर रही। निराशा अपने मन में सोचने लग जाती कि क्या यार, हमने अनाउंस कर दिया था कि हम इस रेड को सक्सेसफुली करेंगे, और इस रेड से हमें जो विच का कोलोड्रोल मिलेगा उसको डोनेट कर देंगे वर्ल्ड अवेकन ऑर्गेनाइजेशन को। और फिर हम लोग देखते हैं, हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि शिव जी निराशा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, और वो बोल रहा होता है कि तुम तो बिल्कुल नालायक हो, तुम मेरी शक्तियों के काबिल नहीं हो, मैं ऐसे इंसान को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने नहीं दे सकता जो एक डीमन गॉड के सामने हार गई। अगर तुम्हें मेरी शक्तियां फिर से चाहिए तो तुम्हें मेरा भरोसा फिर से जीतना होगा। अगर तुम चाहती हो मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करना, तो प्रूव करो कि तुम वर्दी हो मेरी पावर पाने के। और ये बात सुनकर निराशा बहुत ज्यादा शौक में हो जाती है। निराशा अपने मन में